नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए बीएड और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का भाषा में पाठ्यक्रम का जो बीएड पेपर है वो कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने कल देखा कि भाषाओं की संवैधानिक स्थितियाँ क्या रही, और उसके आगे हम ये करेंगे कि आयोग द्वारा और समितियों के द्वारा जो शिक्षण के दौरान भाषाओं को तय की जाती है उनमें कौन कौन से किस समय किन किन भाषाओं को रखा गया। तो उसके लिए आयोग एवं समितियों की भाषाओं संबंधी संस्तुतियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग ने 1948 में 1948 में इसमें उच्च माध्यमिक स्तर एवं विश्वविद्यालय स्तर पर त्रिभाषी का सूत्रपात किया, अर्थात 3 भाषाओं में शिक्षण अनिवार्य कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले 1948 में जो उच्च माध्यमिक है यानी कि 11th-12th है उसमें तथा विश्वविद्यालय स्तर पर 3 भाषाओं में जो शिक्षण कार्य देने का निर्णय लिया गया, ठीक है। इस जैसे कि अब भी है, अब भी क्या है कि आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हो। 2 लैंग्वेज के साथ साथ आपको अनिवार्य रूप से हिंदी या इंग्लिश का एक पेपर देना पड़ता है। उसी तरह उस समय 3 भाषाओं में शिक्षण कार्य देना यानी कि शिक्षण के दौरान जो भाषा के जो पेपर हैं वो 3 होने आवश्यक होते हैं, ठीक है। फिर उसमें उन्होंने कौन कौन सी भाषाओं के रूप में लिया। सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा, यानी कि एक पेपर में तो उनके क्या होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा होना चाहिए, ठीक है। दूसरे में संघीय भाषा, संघीय भाषा हिंदी को कहा जाता है, और मातृभाषा या तो संघीय भाषा होनी चाहिए या मातृभाषा होनी चाहिए, यानी कि हिंदी होनी चाहिए या मातृभाषा होनी चाहिए। फिर तीसरा अंग्रेजी के रूप में। ये तीनों भाषाएं पढ़नी कंपलसरी है, ठीक है। या तो क्षेत्रीय या मातृभाषा होनी चाहिए, हिंदी संघीय भाषा या मातृभाषा होनी जरूरी है, या अंग्रेजी होना आवश्यक है। तो इस तरीके से उन्होंने इन तीनों को लिया। फिर दूसरे रूप में जब डॉक्टर ताराचंद समिति बनाई गई और उन्होंने जो अपने निर्णय दिए वो भी 1948 में 1948 में उन्होंने कहा कि संविधान के लागू होने के पूर्व इस समिति के अनुसार, यानी कि जो संविधान में लागू हुआ उससे पहले उन्होंने ये कहा कि उच्च प्राथमिक स्तर के पश्चात मातृभाषा की शिक्षा के साथ संघीय भाषा को अनिवार्य कर देना चाहिए, अर्थात 2 भाषाओं में शिक्षण होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि उच्च प्राथमिक में 11th-12th में जो शिक्षा दी जाती है तो उसमें मातृभाषा तो हो, मातृभाषा के साथ साथ में हिंदी भाषा, संघीय भाषा यानी कि हिंदी भाषा को अनिवार्य कर देना चाहिए, ताकि कम से कम बच्चे 2 भाषाओं की शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है। फिर दूसरे रूप में उन्होंने ये कहा कि संघीय भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर देना चाहिए, यानी कि हिंदी की जगह अंग्रेजी को, जिस तरह से अभी भी है हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से एक लेना अनिवार्य होता है, तो इन्होंने भी क्या कहा कि हिंदी की जगह अंग्रेजी को लेना अनिवार्य कर देना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो अगला आयोग आया वो आया मुदाली आयोग। मुदाली आयोग कब आया, 1952 में, 1952 में। उन्होंने क्या कहा, उसके जो अध्यक्ष रहे वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया के अनुसार सामान्य रूप से वह स्वीकार कर लिया गया कि मातृभाषा शिक्षा सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है जिससे बालक की शिक्षा के लिए आरंभ से ही उपयोग में लिया जाना चाहिए। द्विभाषी सूत्र प्रतिपादित किया तथा 2 भाषाओं में अध्ययन आवश्यक किया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि मातृभाषा होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म से ही वो क्या सीखता है, मातृभाषा सीखता है, तो उसको मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना उसके लिए आसान हो जाना चाहिए। तो इसलिए मातृभाषा में शिक्षा देना और कम से कम 2 भाषाएं शिक्षण के दौरान होना अनिवार्य कर देना चाहिए, ठीक है। फिर चौथे रूप में जो आया वो आया भावात्मक एकता समिति के रूप में। ये 1962 में यानी कि 1962 में ये आयोग आया। इस आयोग के अनुसार राष्ट्रीय हित में त्रिभाषी सूत्र का व्यापक समर्थन किया गया और समिति ने विचार विमर्श के द्वारा यह तय किया कि माध्यमिक स्तर तक 3 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, यानी कि 10 तक 3 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, जो कि पढ़ाई जाती रही है। कौन सी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के रूप में। तथा विश्वविद्यालय में जब पढ़ाया जाए तो अहिंदी भाषा क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा के सशक्त होने तथा अंग्रेजी
को माध्यम माना जाए, यानी कि क्षेत्रीय भाषा तो पढ़ाई जाए, लेकिन जो मीडियम है, जो अभी बच्चे जब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में से कोई एक ले सकता है, उन्होंने क्या कहा कि मातृभाषा पढ़ाई जाए, क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाए, लेकिन जहाँ पर अहिंदी है, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पर मीडियम इंग्लिश को ही रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर जब हिंदी मीडियम हो तो बच्चों को परेशानी नहीं है, तो वहाँ पर हिंदी को मीडियम के रूप में माना जाए। ठीक है। फिर उसके बाद में जब 5वां आयोग आया, तो वो 5वां आयोग था शिक्षा आयोग, जो 1964 यानी कि 1964 में आया, और इसने ये कहा कि इनके जो अध्यक्ष के रूप में थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, उनके अनुसार त्रिभाषी सूत्र का अनुमोदन करते हुए भाषा अध्ययन के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया। इन्होंने एक प्रारूप के रूप में तैयार किया कि भाषा अध्ययन के लिए बालकों को किन किन भाषाओं में शिक्षा देनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले कहा कि निम्न प्राथमिक स्तर, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, निम्न स्तर के बच्चे हैं, उनको मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, या तो उनकी खुद की मदर टंग हो या वहाँ की क्षेत्रीय की भाषा हो। ठीक है। दूसरे रूप में उन्होंने कहा कि उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि जो उससे ऊपर का स्तर है, उसमें कम से कम 2 भाषाएं होनी चाहिए। 2 भाषाएं कौन सी होनी चाहिए? या तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में, दूसरा हिंदी या अंग्रेजी के रूप में। ठीक है। पहला उनकी क्षेत्रीय भाषा या उनकी मदर टंग, या दूसरा हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक होना चाहिए। फिर दूसरे अगले रूप में उन्होंने ये कहा कि निम्न माध्यमिक स्तर में 3 भाषाएं होनी आवश्यक है। कहाँ पर? जहाँ पर अहिंदी हो, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती हो, उसके लिए कौन सी? उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरे रूप में उन्होंने कहा उच्च हिंदी भाषा का अध्ययन कराना चाहिए, यानी कि हिंदी को उच्च स्तर पर लेते हुए अध्ययन करवाना चाहिए। ठीक है। तीसरे रूप में उन्होंने कहा कि निम्न एवं उच्च अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कराना चाहिए। जहाँ हिंदी भाषा चल रही है वहाँ पे तो क्या कराना चाहिए? हिंदी को उच्च रूप में कराना चाहिए, और जहाँ अहिंदी क्षेत्र है वहाँ पे क्या कराना चाहिए? जो अंग्रेजी भाषा के अध्ययन को उच्च रूप में लेना चाहिए। ठीक है। फिर चौथे रूप में उन्होंने क्या कहा कि जो माध्यमिक स्तर है, जो 9-10 तक के बच्चे हैं, उनके लिए 3 भाषाएं होनी आवश्यक है। कहाँ पर? जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। वहाँ पर कौन कौन सी? सबसे पहले उन्होंने कहा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा अंग्रेजी व हिंदी होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा अंग्रेजी के अलावा और कोई भी विदेशी भाषा, यानी कि अंग्रेजी के अलावा वहाँ के लोग जो भी भाषा जानते हो वह अन्य कोई अंग्रेजी भाषा या विदेशी भाषा होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके अलावा कोई एक शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा कैसे? संस्कृत शास्त्रीय भाषा है, संगीत शास्त्रीय भाषा है, तो इस तरीके से कोई एक शास्त्रीय भाषा होनी चाहिए, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से जो कोठारी आयोग था, तो कोठारी आयोग ने शुरू से लेकर और 12 तक अलग अलग स्तर पर, अलग अलग स्तर के अनुसार, जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ हिंदी के अकॉर्डिंग, जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वहाँ इंग्लिश के अकॉर्डिंग 3 भाषा या 2 भाषाओं का प्रावधान रखकर एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसके अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है। फिर उसके अलावा हिंदी विदेशी भाषा के रूप में, हिंदी और विदेशी भाषा के रूप में कैसे काम में आनी चाहिए? पत्राचार के रूप में काम में आनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? जो पत्राचार है वो किस में होना चाहिए? या तो विदेशी भाषा, जिस देश से हम पत्राचार कर रहे हैं, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ की भाषा, या हिंदी भाषा के रूप में होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा मातृभाषा क्षेत्रीय एवं विदेशी भाषा के रूप में। ठीक है। मातृभाषा वहाँ की क्षेत्रीय भाषा या ऐसी विदेशी भाषा जहाँ वो जानते हो। ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये उनका ये प्रारूप के रूप में हुआ। फिर उन आगे भाषा का विकास। ठीक है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे सेकंड यूनिट लेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? भाषा क्या है, भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, भाषा से हम किस तरह से समाज से संबंध बना सकते हैं, भाषा से किस समय हम हमारा व्यवहार बता सकते हैं, भाषा के द्वारा हम अपना कैसा व्यक्तित्व निखार सकते हैं, भाषा के द्वारा हम किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद में हमने ये देखा कि शिक्षण के दौरान, पाठ्यक्रम के दौरान भाषा आवश्यक क्यों है। और उसके बाद में हमने देखा कि निम्न समय पर जैसे जैसे आयोग बनाए गए और आयोग में जो भाषाओं का चयन किया गया, तो कौन से आयोग ने किस भाषा का चयन किस समय किया,
और अंत में हमने देखा कि कोठारी आयोग ने जो एक प्रारूप के रूप में जो बताया वो किस तरीके से लागू किया गया और कैसे ध्यान में रखा गया कि छोटी क्लास से लेकर और बड़ी क्लास तक के बच्चों को किस प्रकार से भाषा का अध्ययन करवाना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड यूनिट में हम देखेंगे आगे भाषा का विकास, कि भाषा का विकास किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले भाषा के विकास के अंतर्गत आता है भाषा में मौखिक अभियोगिता। ठीक है, तो जो भाषा की मौखिक अभियोगिता है, यानी कि सबसे पहले भाषा किस रूप में आती है, बोलने के रूप में, और जो बोलने के रूप में जो अभियोगिता है, हम मौखिक रूप से हम हमारी योग्यता को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखो, व्यक्ति लिखने में कम लेकिन समझाने में ज़्यादातर मौखिक रूप से ही भाषा को काम में लेते हैं। तो मौखिक रूप से आप किस तरह से, किस शब्दों का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हो, प्रयोग करते हो, कि आप अपनी भाषा को, अपने शब्दों को एक कठोर रूप से अगले वाले के सामने रख सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने हृदय में, मन में स्थित भावों को संकेतों द्वारा, ध्वनियों द्वारा, भावभंगिमाओं द्वारा, क्रियाओं द्वारा बोलने द्वारा व्यक्त करता है। और वो जो व्यक्त करता है तो उसके द्वारा ही वो अगले वाले व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, जो उसके मन के विचार है, वो प्रकट करता है और उनको सुनता है। ठीक है, तो ये समाज की दो क्रियाओं के रूप में कहलाता है। कैसे समाज में सदस्य अपने विचारों को एक दूसरे से अवगत कराता है, कैसे कराता है, मौखिक रूप से कराता है। चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे संगठन में हो, चाहे कहीं पर भी हो, सबसे पहले व्यक्ति अपने मौखिक रूप से जो अपने मन के विचार है वह प्रकट करता है। दूसरा, वह सुनकर, जब वो बोलकर बता रहा है तो भी वो मौखिक रूप से, जब वो सुन रहा है तो भी वो मौखिक रूप से दूसरों के मन के भाव को सुनता है और उसे ग्रहण करता है। जब हम किसी की बात कभी सुनते हैं तो हम धीरे धीरे करते हुए इस स्तर तक आते हुए हम इतना हो जाते हैं कि अगला वाला कोई भी शब्द बोलता है तो हम फट उस शब्द का अर्थ निकाल लेते हैं। अर्थ निकाल कर उसके मन के भाव को पहचान लेते हैं कि वह क्या कहना चाहता है। तो दो प्रकार से, एक तो हम बोलकर अगले वाले को अपने मन के विचारों से अवगत करवाते हैं, दूसरा अगले वाले को सुनकर उसके मन के विचारों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो मौखिक अभियोगिता है उसके कौन कौन से सैद्धांतिक पक्ष हैं। तो सैद्धांतिक पक्ष के रूप में इन्होंने कहा कि बातचीत इंसान का एक स्वाभाविक क्रिया है, बिना बातचीत के कोई भी मनुष्य रह नहीं सकता। कोई भी मनुष्य है तो वो बातचीत के द्वारा ही, बातचीत के दौरान ही अपने मन के भावों को अवगत करवाता है। फिर मूक बधिर संकेत में, चाहे मूक बधिर व्यक्ति भी बात करते हैं तो उनकी भी एक सांकेतिक भाषा होती है। उन सांकेतिक भाषा के द्वारा ही वो अपने मन के विचारों को व्यक्त करता है, परंतु मौखिक अभिव्यक्ति सामान्य बातचीत से ज़्यादा होती है। अगर आपको कहा जाए कि किसी के भी बारे में आपको 1.5 या 2 पेज लिखने हैं तो आपके लिए लिखना असंभव होता है। लेकिन अगर आपको यही कह दिया जाए कि एक शब्द पे आपको 10 लाइन बोलनी है तो आप बड़े आसानी से इजी गोइंग आप वो 10 लाइन बोल लोगे। तो लिखने की बजाय मौखिक रूप में जो अभिव्यक्ति होती है वो अधिक होती है, और बातचीत के दौरान ही व्यक्ति अपने मन के भाव को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्त कर सकता है। जैसे कोई भी समूह में भाषण देना, सवाल जवाब करना, निर्देश देना, कविताएं पढ़ना, गीत सुनाना, कहानी सुनाना, नाटक करना, किसी भी मुद्दे पर चर्चा करना, तो इनके द्वारा हम हमारी मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ा सकते हैं। आप बीएड कर रहे हो, बीएड के दौरान जो आपका नाम है वो आपका नाम क्या है, छात्राध्यापक, छात्र प्लस अध्यापक, यानी कि आप छात्र भी हो, विद्यार्थी भी हो, तो साथ में आप क्या हो, अध्यापक भी हो। तो अध्यापक के रूप में जब आपको मौखिक अभिव्यक्ति देनी पड़ती है तो आपकी मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिए आप किन किन चीज़ों को ले सकते हो जिससे कि आपकी मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ सकती हो। तो उसके लिए एक बड़ा समूह बनाकर, यानी कि जब भी कोई भी पार्टिसिपेट होता है तो उसमें एक समूह बनाकर और वहाँ पर स्पीच देना, भाषण देना। अगर ये हमारा लाइव क्लास नहीं होकर और ये हमारी ऑफलाइन क्लास होती तो इस यूनिट के दौरान आपका क्लास के अंतर्गत ही एक स्पीच का छोटा सा मैं एक क्लास में रखती हूँ, जिससे कि एक टॉपिक दिया जाता है। उस टॉपिक के दौरान आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में आपको बोलने का मौका मिलता है, और जिससे कि आपकी बोलने की मौखिक अभिव्यक्ति है उसमें बढ़ोतरी होती है। उसी प्रकार सवाल जवाब कर जहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर
ट्वीट में भाग लेते हैं तो वहाँ पर भी आपकी बोलने की अभिव्यक्ति बढ़ती है। दूसरा, निर्देश देना। अगर आपको कहा जाए कि आपको कहीं जाकर और कोई बात कहनी है तो आप उस बात को समझाने के तौर पर अपने तरीके से उसको कहने की प्रयास करोगे, तो उसके लिए आपको क्या होगा, आपकी मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ेगी। फिर कविताएं सुनाकर, कविता क्या करोगे, पहली बार आप कविता बोलोगे तो आप थोड़ा धीरे बोलोगे, दूसरी बार बोलोगे तो जोश तोश से बोलोगे, और बार बार अभ्यास के दौरान अगर ये काम होता है तो क्या होगा, आप एक दिन कविता को इतनी अच्छी तरीके से बोलोगे कि सुनने वाला उसके लिए ललायित हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा करना, जैसे मैंने अभी आपको कहा, कोई एक विषय लेकर और विषय के पक्ष में और विपक्ष में बोलने से, जब पक्ष और विपक्ष में जब 4 से 5 लोग बोलते हैं तो हम एक से दूसरे को सुनते हैं, तो हमारी भी इच्छा क्या होती है, हम इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से बोलें, और उससे क्या होता है, हमारी जो बोलने की जो प्रवृत्ति है, मौखिक अभियोगिता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। ठीक है। पहले श्रुति परंपरा द्वारा पुराने ग्रंथ याद करके रखे जाते थे। देखो पहले क्या होता था कि ज़्यादातर जो शिक्षा होती थी वो मौखिक रूप से ही होती थी। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जब शिक्षा होती थी तो कहाँ होती थी, जो आश्रम होते थे उन आश्रम में होती थी, और उन आश्रम में जो व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था, वो व्यवहारिक ज्ञान कैसे दिया जाता था, मौखिक रूप से ही दिया जाता था, और उस व्यवहारिक ज्ञान को मौखिक रूप से याद किया जाता था। यहाँ तक कि गुरु वंदना के श्लोक है, कोई हमारे साहित्य के श्लोक है, कोई हमारे पुराणों के श्लोक है, वो भी क्या किया जाता था, वो मौखिक रूप से याद, कंठस्थ करके उन्हें याद किया जाता था, क्योंकि उस समय लिपि की प्रवृत्ति नहीं थी, लिखने की प्रवृत्ति नहीं थी। तो उस समय जो हम याद करके जो ग्रंथ लिखते थे, सुनकर बोलते थे, उस शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। क्यों कि उस समय क्या, देखो हम अगर किसी को सुनते हैं तो सुनते समय हमारा ध्यान आकर्षण होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम ध्यान से सुनेंगे नहीं तो हमें, अगर कोई 10 लाइन बोलता है तो उस 10 लाइन में से 2 शब्द भी मुश्किल से याद नहीं रहेंगे। तो इसलिए जब मौखिक अभिव्यक्ति होती है तो मौखिक अभिव्यक्ति में बोलने वाले के साथ साथ सुनने वाले को भी ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है। फिर उसके पश्चात बहस के दौरान अगर किसी चीज़ पर, किसी भी विषय पर बहस होती है, चर्चा होती है, नाटक होती है, कविता होती है, मौखिक अभिव्यक्ति होती है, तो लिपि आने के पश्चात कागज़ पर छपाई का इतिहास, मतलब जब लिपि आई तो लिपि आने के बाद में क्या हुआ, कागज़ पर छपाई का जो इतिहास है वह हो गया। क्यों कि जब हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं वो कहाँ तक रहता है, हम तक ही सीमित रहता है, वो हम आगे से आगे नहीं पहुंचा सकते, हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक उसको नहीं पहुंचा सकते, हम आगे हमारे विचारों को नहीं बता सकते, हम आने वाली पीढ़ी को ये नहीं कह सकते कि आप इन चीज़ों को सुधार कर इस तरह से आगे हो सकते हो। तो जब कागज़ की छपाई का इतिहास हुआ तब क्या हुआ, तब हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वह भी आगे से आगे आज तक हमारे पास है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो उस समय से लेकर आज तक हमने जो तरक्की की है कि हमारे पास आज इतना कुछ साहित्य हो गया है, इतनी कुछ किताबें हो गई है, इतना कुछ हमारे पास वैज्ञानिक हो गया है कि हम उससे आगे सीखने का प्रयत्न करते रहते हैं। संस्कृत का विकास होने पर जो संप्रेषण माध्यम का विकास हुआ, जैसे फिल्म, कंप्यूटर आदि द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व बढ़ा, हमारी संस्कृति का भी महत्व बढ़ा, संस्कृति का भी विकास हुआ। किसके द्वारा हुआ, ये हमने कल भी देखा था, संप्रेषण के माध्यम से। संप्रेषण यानी कि बातचीत के माध्यम से, जब हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके दौरान क्या होता है, हमारी मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ती है। फिर फिल्मों के द्वारा हम क्या करते हैं, फिल्म देखते हैं और फिल्म के डायलॉग बोलते हैं, फिल्म के गाने बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो बोलने की मौखिक अभिव्यक्ति है उसमें विकास होता है। कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर में भी हम कोई चीज़ देखते हैं, कार्य करते हैं, तो क्या होता है, हमारी मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ती है। तो इस तरीके से हम अपनी मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ा सकते हैं और मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने का महत्व को भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे की क्लास कल।